अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, वजीर आजम की जेर सदारत आज एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मईशत की बहाली और सरमायाकारी से मुतालिक इत्मीनान का इजहार किया गया। जाहिर है IMF से स्टैंड बाय मुआहदे के बाद हुकूमत ये दावा कर रही है कि हमने मईशत को अपने पांव पर खड़े करना है और इस हवाले से बड़े इकदाम भी हो रहे हैं। ये इकदाम कितने सूदमंद होंगे, इस पर जरा आज तफसील से प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और अहम मामला, गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि बड़ी खबरें गर्दिश कर रही थी चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के हवाले से, और इन अफवाहों ने जोर उस वक्त पकड़ा जब हुकूमत की जानिब से नया नैब ऑर्डिनेंस जारी करने की खबर आई और फिर रातों रात कायम मकाम सदर सादिक संजानी साहब ने ये ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। लेकिन हुकूमत ने जो नया नैब ऑर्डिनेंस जारी किया, उसके बाद चेयरमैन PTI की अभी तक तो गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, लेकिन इस हुकूमत के अपने ही दावों पर बहुत सारे सवालात जो हैं वो खड़े हो गए हैं। हमने देखा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बड़ी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हो रही थी, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों की जानिब से ये बयानात दिए जाते रहे कि हमारी बड़ी गलती थी कि अपनी हुकूमत में हमने इस नैब कानून को इसमें तरमीम नहीं की, काला कानून तक कहा गया, बल्कि कुछ रहनुमा तो ये भी कह रहे थे कि नैब को ही बंद होना चाहिए। इसके साथ साथ नाज़रीन, फिर हमने देखा कि जब ये गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई तो नैब कानून में कुछ तरमीम की गई। मई 2022 की बात है, जब तरमीम करके हमने देखा कि ये कहा गया कि रिमांड जो है वो 90 दिन का नहीं 14 दिन का होना चाहिए, इंक्वायरी का आगाज 6 माह के अंदर अंदर हो जाएगा। लेकिन फिर हमने देखा अपनी ही की गई तरमीम को रिवर्स किया गया गुज़िश्ता रोज, और फिर हमने देखा पहले 90 दिन इसी हुकूमत ने 90 को कम करके 14 दिन किया और फिर 14 दिन से बढ़ाकर 30 दिन किया गया। इस पर बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं कि क्या ये पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट है या फिर चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के हवाले से बात हो रही है। तो क्या वाहिद इस तरमीम का मकसद चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी है? सारी सूरत हाल पर जरा तफसील से बात करेंगे और भी दीगर बहुत सारे अहम मामलात हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज वज़ीर ख़जाना ने भी कहा कि 14 अगस्त को नवाज शरीफ वापस वतन आ रहे हैं, 13 अगस्त को ज़ाहिर कौमी असम्बली की मुद्दत खत्म होने जा रही है। क्या सूरत हाल बनेगी? क्या कोई इलेक्शन होने की खबरें वाकई दुरुस्त हैं? क्या सूरत हाल बनती है? तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट ज़मीर हैदर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आगाज आपसे करते हैं। जाहिर है IMF से स्टैंड बाय मुआहिदा होने के उम्मीद की, जिसे कहते हैं ना, रे ऑफ होप तो हमें नजर आई। अब वजीर आजम की जेर सदारत आज एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। एक बार फिर से जाहिर है बड़े दावे किए गए कि मईशत को हम दुरुस्त ट्रैक पर लाएंगे, सरमायाकारी लाएंगे। आपको लगता है कि जो इकदाम किए जा रहे हैं ये सूदमंद होंगे? लॉन्ग टर्म कोई प्लान करने में हुकूमत आपको सीरियस नजर आ रही है? सुनिए, आपको याद है कि जब IMF का प्रोग्राम हमें नहीं मिल रहा था तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जी प्लान B भी हमारे पास है, और फिर आपने देखा कि IMF का प्रोग्राम अभी फाइनलाइज नहीं हुआ तो प्लान B सामने आ गया। वो ये था कि जी किस तरीके से 100 से 150 बिलियन डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में ल्योर करना, और 5 बड़े सेक्टर्स भी आइडेंटिफाई किए गए थे। इस हवाले से इस पे काम भी हुआ था, और बाहर की दुनिया और लेटेस्ट इस बारे में यही है कि 24 बिलियन डॉलर सऊदी अरब और 22 बिलियन डॉलर UAE इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं सोनिया। देखें अब जिस अंदाज से हम सॉवरेन डिफ़ॉल्ट से बच गए, ये नया स्टैंड बाय एग्रीमेंट 3 बिलियन डॉलर का हमारा 9 माह के लिए हो गया। इसकी कड़ी शराइत भी अपनी साथ साथ है। मसलन ये कि जी उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जी 9 माह में आप कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं देंगे, किसी अदारे को खुश करने के लिए, फ़ायदा पहुँचाने के लिए एक नहीं होगा। दूसरा, वो साथ साथ ये कह रहे हैं कि जी आपके अदारों को ठीक करना है, क्योंकि आपके एक्सपेंडिचर कट नहीं लग रहा, आपके ऊपर जो अदारों का नुकसान है, ये स्टेट कॉरपोरेशन का, मसलन ये बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा जा रहा है कि जी 90 बिलियन सालाना जो है ना PIA का ख़र्चा है, 50 अरब रुपया जो है ना वो ख़र्चा है, इसका खसारा है इसका रेलवे का, और ज़मीर 800 अरब रुपया जो है ना वो सालाना पेंशन की मद में जाता है। और वो कहते हैं कि जी अपने घर को इन ऑर्डर करने के लिए ज़रूरी है कि एक्सपेंडिचर कम किया जाए और ये लल्ले तलते ख़त्म किया जाए। दूसरा, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज IMF की तरफ से ये जिस अंदाज से हमें मिला है कि जी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन में जाना होगा। लेकिन ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन में जाने की वजह होगी तो हमें जो पैसे मिलने हैं, अभी देखें जो पैसा रुका हुआ है, जो फौरी तौर पे जो तवक्कुआत की जा रही है कि 2 बिलियन डॉलर सऊदी अरब का, 1 बिलियन डॉलर UAE का, 2 बिलियन डॉलर इस्लामिक एशियन डेवलपमेंट बैंक का, वो जल्दी हमें मिल जाएगी। तभी ये बात हो रही है कि अगले चंद माह में हमारे ये तकरीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर हमारे रिजर्व हो जाएंगे, जो इस वक्त तकरीबन 3 बिलियन पे खड़े हैं। तो आज की जो कमेटी का बड़ा वाज़ेह तौर पे जो एक मैसेज आता है
मीर वो यही नजर आता है कि इतनी जल्दी से मीटिंग करने का मतलब ये है कि आर्मी चीफ भी और प्राइम मिनिस्टर भी ये अब बिल्कुल वाज़ेह तौर पे तय कर चुके हैं कि अपने पाँव पे खड़ा हुए बगैर हमारी जो है ना वो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। कब तक हम कशकोल लेके फिरते जाएंगे। 23वां प्रोग्राम IMF का चल रहा है। वैसे तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी नई गवर्नमेंट आएगी तो 24वां प्रोग्राम लेना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि अपनी गलतियां दुरुस्त करके, डायरेक्शन दुरुस्त करके, और ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है सोनिया, ये हमारे GDP का कुछ 24% होता है। जिस मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, बात नहीं बनती। आखिरी बात देखिए, नरसिम्हा राव 91 में जो जमीर प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, मनमोहन सिंह उनके फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था, तो हालत ये थी कि $1 बिलियन भी नहीं थे। तो पूरी दुनिया में उन्होंने रिक्वेस्ट की थी नरसिम्हा राव ने कि जी हम एड नहीं चाहते, हम ट्रेड चाहते हैं, हमें फैसिलिटेट किया जाए। देखिए उन्होंने अपने हालात ठीक कर लिए, हमने हालात ठीक नहीं किए। हमने बाहर से पैसा लिया, कंजप्शन खर्च करते रहे, खाते रहे। शॉर्ट टर्म रही गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज रही। अच्छा ज़मीर हैदर साहब, जिस तरह से भी एहतशाम साहब ने बात की कि ये 23वां हमारा IMF प्रोग्राम है, हर आने वाली हुकूमत बड़े दावे करती है कि हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम होगा, और इस बार शहबाज शरीफ साहब भी यही इस हवाले से पुरुम्मीद है। अब जो एफर्ट्स हमें नजर आ रही हैं, ज़ाहिर है आर्मी चीफ भी इस पर ऑन बोर्ड है, आपको लगता है कि सही मानों में इसके कोई नताइज निकलेंगे, हमारी मैशत अपने पाँव पर खड़ी हो सकेगी? श्याम साहब ने बहुत सारी बातें की, और मुझे याद है कि जब भी IMF के साथ प्रोग्राम की तरफ हम चलते थे, चाहे वो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो, ISAF प्रोग्राम, और बहुत सारे हुए, और हम जब भी रिपोर्टिंग कर रहे होते थे और ये सारी चीज़ें हम उसमें लिखते होते थे कि जी अब ADB भी ऑनलाइन हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी, और फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो जाएगी, आपके जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वहाँ से भी जाएंगे। फिर रोड शोज़ का भी प्लान कर लेते थे कि जी आप इन्वेस्टमेंट को बुलाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में शो करेंगे। आज की एपेक्स जो कमेटी थी, वो जो सरमायाकारी काउंसिल के, उसमें भी ये डिसाइड किया गया है कि एक सेमिनार जो है वो सरमायाकारी के हवाले से सेमिनार इसी महीने, और भी कुछ शेड्यूल बनाया है उन्होंने कि जी ये इवेंट्स हम करेंगे, जिसमें फिर उन्होंने कहा है कि जी एक तो मिनरल्स के हवाले से बहुत जोर दिया, मादनियात की तरफ तवज्जो देनी है, फिर ग्रीन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लेके आना है। ये सारी चीजें हम लोग हमारे जितने भी IMF के प्रोग्राम जब ऑन बोर्ड हो जाते थे ना, तो ये सारी एक्टिविटी बहुत तेज हो जाती थी, और उसके बाद पता लगता था कि कुछ सालों बाद हम दोबारा वहीं पे आके खड़े हो गए जहां से हमने शुरू किया था। प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमें, जिस तरह शाम साहब ने कहा, रिफॉर्म्स भी हम हमेशा करते थे। हर IMF के प्रोग्राम में रिफॉर्म जो है वो नंबर 1 आइटम एजेंडा होती थी कि जी आपने टैक्स के सेक्टर में रिफॉर्म्स करने हैं, एग्री सेक्टर में रिफॉर्म्स करने हैं, एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म्स करने हैं, और ये रिफॉर्म हमेशा से रहा है। लेकिन फिर अगेन वहीं के घूम घुमा के हम फिर जीरो पे आए थे। लेकिन ज़मीर हैदर जी आप मुकम्मल करें। मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मुझे इसी तरह याद है जब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बना ना, तो उसके बाद कहा गया कि जी दिस वुड बी वन विंडो अपॉर्चुनिटी फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, और हमने वो भी एक्सपीरियंस किया। शाम साहब को भी याद होगा कि कितने इन्वेस्टर्स जो हैं वो ख्वार होके पाकिस्तान से वापस जाते रहे। शाम साहब याद है आपको? किसी को वन विंडो नहीं मिला, और रेड टेपिज्म जो है वो जगह जगह तबाही मचा के रखी हुई थी। एक इदारा जो है बीच में जो अपने फंसा देता था चीजें कि जी नहीं वेट करें, इस तरह नहीं करें, इनको परमिशन नहीं, अभी रोक दें। आप मुझे एक बात बताएं कि आज भी एज वी स्पीक आई नो ऑफ सो मेनी थिंग्स कि जहां पे आप सरमायाकार जो करना भी चाहता है उसको किस तरह ख्वार कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, ठीक है, आपके जो एक कुशन मिल गया, एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गई IMF के ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, लेकिन बात ये है कि ये अब ये चीजें ज्यादा देर चलने वाली नहीं है, ये चलने वाली नहीं है। उसकी वजह ये देखिए, अब मिनरल्स की बात की, अब किसको नहीं मालूम कि पाकिस्तान में मादनियात का जो खजाना है वो बेतहाशा है। किसको नहीं मालूम कि आपका बलूचिस्तान, आपका नॉर्दर्न एरियाज भरा पड़ा हुआ है, उनको यूटिलाइज कैसे करना है शायद बिल नहीं। आपको हैरानी होगी सोनिया कि अभी भी आपके क्या आप निकाल रहे हैं सारी मादनियात, आपका ओर निकाल रहे हैं, आप कॉपर निकाल रहे हैं, लेकिन आप उसको वो जो है फंड, वो क्या कहते हैं श्याम साहब, वो जो जिसको कहते हैं कि जी उसको आप फाइनल नहीं कर रहे, आप फाइन करके नहीं भेज रहे, आपके पास वो आपने उनको जो मतलब आप हीरा आप निकाल रहे हैं, अब हीरे को अगर आप खुद फाइन कट नहीं कर रहे तो आपको उसकी पीनट कीमत मिलेगी। और ये नेग्लिजेंस है बेसिकली हमारी हुकूमतों की। कॉपर निकल रहा है, और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जी कौन निकाल रहा है ये भी नहीं मालूम, निकल रहा है यहाँ से कहाँ जा रहा है, रॉ कॉपर निकाल के कहीं पे जा
रहा है और لیکن उसको भी اب कुछ آپ नहीं یہ पूछा کہہ رہے ہیں जा کہ اگر آپ نے معیشت کو درست ٹریک پر لانا ہے تو صحیح معنوں میں ہمیں یہ جو اقدامات ہیں وہ کرنے ہوں گے. لیکن احتشام صاحب, جس طرح سے ابھی ضمیر صاحب نے بھی بات کی کہ یہ ہر IMF پروگرام کے بعد بڑی ایکٹیو ہمیں گورنمنٹس لگتی ہیں کہ بھائی ہم نے اس سیکٹر میں بھی ریفارمز کرنی ہے, اس میں بھی کرنی ہے, لیکن جب IMF پروگرام ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس اسٹیج پر آ جاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب صحیح معنوں میں ادراک ہو گیا ہے کہ نہیں بھائی ہم نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے, ریفارمز کرنی ہے, ورنہ ہر 2-4-6 مہینے کے بعد ہم کشکول لے کے ملکوں گھومتے رہ گئے؟ اب ادراک ہو گیا ہے ان کو, کیونکہ وزیر اعظم نے بھی بات کی اور ہم نے دیکھا بھی کہ ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑا یہ ایگریمنٹ لینے کے لیے ہمیں. سونیا دیکھیں, یہ ہر دور میں ایک جملہ یوز کیا جاتا ہے, ضمیر پولیٹیکل ایکسپیڈینسی. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجبوریاں, سیاسی مجبوریاں آپ کی ایسی ہو جاتی ہیں کہ آپ بہت سارے فیصلے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک بہت بڑی سیاسی ہر حکومت کی مجبوری ہے, لیکن ون لائنر کسی نے کہا ہے اپنا یونائٹڈ نیشن کے ایک صاحب جو بھی ریٹائر ہو کے یہاں سے گئے ہیں غالباً UNDP کے, ضمیر انہوں نے کہا ہے کہ اوور امپلائمنٹ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہاں پہ ابھی دیکھیں MCP مجھے اچھی طرح یاد ہے, میاں منشا کو جب دیا گیا تھا 7,000 لوگوں کو ون گو میں انہوں نے چھٹی کی تھی. اور جناب اسی طرح سے باقی جتنے بینک ہمارے ورکیبل ہوئے, پروفیٹیبل ہوئے, انہوں نے اپنے کم کیے. ابھی آپ دیکھ لیں اسٹیل مل, PIA اتنے بڑے ہوئے ہیں, تبھی تو لوگ کہتے ہیں 800 سے 1,000 بلین روپیہ ہماری ہیمریجنگ بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے, اسٹیٹ کارپوریشن کے نقصانات کی وجہ سے. دیکھیں وجہ سونیا یہ ہے کہ اب سیاسی حکومتیں جو ہے نا وہ سیاسی فیصلے کرتی ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ جی مسئلہ کیا ہے. اب روز ہم کہتے ہیں کہ جی ہوم گراؤنڈ پالیسیز ہونی چاہیے, کوئی اپنا روڈ میپ ہونا چاہیے, اقتصادیات کو ٹھیک کرنے کا کوئی بڑا واضح ایجنڈا ہونا چاہیے. سارے باتیں کرتے ہیں کہ جی اس پہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد اب چارٹر آف اکانومی ہونی چاہیے. لیکن ویسے یہ چارٹر آف اکانومی احتشام صاحب ایک طرح سے ہو نہیں گیا, ایک PTI کو نکال کر باقی تمام جماعتیں تو آن بورڈ ہو نہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, زمین یہ کبھی بھی نہیں ہوگا جس طریقے سے چاہتے ہیں نا. اگر فرض کریں ابھی دیکھیں نا, یہ تو PTI تو صاف ہو گئی, پالیٹکس نہ ختم ہو جائے لوگوں کی اگر یہ چارٹر آف اکانومی. میرے کہنے کا مطلب پاکستان تحریک انصاف چلے وہ تو ہے ہی ابھی, دیکھیں یہ ابھی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے PTI کو آپ مارجنائز کر کے سائڈ لائن کرنے کے بعد اب لڑائیاں پیپلز پارٹی پہ MLN کی, ٹھیک ہے 90s کی دہائی والا معاملہ شاید نہ ہو جس کو پیتھولوجیکل ہیٹریڈ ایک دوسرے کے خلاف, لیکن ابھی آپ دیکھ لیں ابھی الیکشن بھی ہونا ہے, ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی کرنی ہے, جب میدان میں آئیں گے کچھ اور. دیکھیں سونیا اصل بات یہ ہے, ساری دنیا کہتی ہے کہ آپ بھلے سیاست کریں لیکن 2-4 چیزوں پہ آپ ایگریمنٹ کر لیں, معاہدہ کر لیں کہ ہم نے اکانومی پہ ہم نے سیاست نہیں کرنی, ہم نے اداروں پہ سیاست نہیں کرنی, ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جی ہم نے اپنی حکومت کا سائز کم کرنا ہے تو اس پہ ہم نے تیار رہنا ہے. ہم نے FBR کو صحیح معنوں میں جس کو کہتے ہیں کہ جی اس میں ریفارم لا کے اس کو ورکیبل بنانا ہے, اور جو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو یاد ہے قاسم کے ابا نے ایک دفعہ کہا تھا جی میرا دل چاہتا ہے میں ڈسبینڈ کر دوں اس ادارے کو, وہ بات بالکل صحیح کی تھی لیکن نہیں کر سکتے. شبر زیدی صاحب کی پڑھائی بھی پٹی تھی ان کو, جی یہ FBR جو ہے سب سے بڑا جو بھی ہے. اصل بات یہ ہے کہ نا سب سے بڑی ہرڈل تو FBR اپنی جگہ پہ ہے, ٹیکس چوری کیا جاتا ہے, ٹیکس پورا نہیں دیا جاتا. معذرت کے ساتھ سونیا دیکھیں ہماری اکانومی کو ٹھیک کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سارے سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ٹیکس دیں. ابھی دیکھیں ایگریکلچر انکم ٹیکس آج بھی آپ دیکھیں 23% ہمارا GDP کا ہے, لوگ ٹیکس نہیں دیتے. آج بھی ضمیر 16,500 ٹوٹل بندے 75% پاکستان کا ٹیکس پے کر رہے ہیں. ابھی ہمارے دیکھیں سروسز سیکٹر پہ ٹیکس نہیں ہے, اسی طرح اور بہت سارے سیکٹر جو ہے نا ان ٹیکس چلے جا رہے ہیں. پھر آپ کا ریٹیل والا دیکھ لیں, نہیں ریٹیلر ٹیکس میں آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کو لے کے آئیں گے. جب آپ پیسہ اپنا جنریٹ کریں گے اس کے بعد ہی آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے. دوسرا آپ نے اپنی ایکسپورٹ ٹھیک کرنی ہے اور اپنی ریمیٹنس کو بڑھانا. معذرت کے ساتھ امیر پچھلے سال آپ دیکھ لیں $8 بلین کا نیٹ نقصان ہوا, $4 بلین کی فورن ریمیٹنس آپ کی کم ہوئی, $4 بلین کی آپ کی ایکسپورٹ کم ہوئی. پچھلے مہینے بھی 16% کم ہوئی ایکسپورٹ. یہ چیزیں وہ جو ہیں جو آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں, ان کو فوری طور پہ کریں. اور دوسری چیز ہے سونیا کہ جو دنیا میں ساری دنیا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ لوگوں کو لے کے آئیں, ان کو یقین دانیاں کرائیں کہ ہماری پالیسیز کنسسٹنٹی ہوگی, کنٹینیوٹی ہوگی, اسٹیبلٹی ہوگی, کنٹینیوٹی ہوگی. یہ نہیں کہ جی آج ایک بجٹ میں فیصلہ کیا گیا لوگ آ کے انویسٹ کرتے ہیں, اگلے بجٹ میں جو آپ نے ریلیف کس کو دیا ختم کر دیا. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ حکومتوں کو اب سیریسنیس کا مظاہرہ کرنا ہے, دو ڈائی والی بات کرنی ہوگی. لیکن ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستان جو ہے نا وہ اب اس کو کہتے ہیں ڈونر فٹیک, لوگ تنگ آ گئے پیسے دے دے کے, وہ کہتے ہیں جی اس سے ہاتھ اٹھائیں, خود بھی کچھ کریں, خود بھی کریں. اب دیکھنا یہ کہ یہ کس حد تک, ہاں اس معاملے میں آرمی چیف کا اپنا جنرل عاصم کا اپنا بڑا اسپیشل رول ہے. دیکھیں تو پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے, کا بھی رول یاد آ رہا ہے جو کراچی بزنس کمیونٹی سے بھی جا کے ملے تھے,
Probably it was राहिल शरीफ साहब और जनरल बाजवा। जनरल बाजवा साहब नहीं, राहिल शरीफ साहब भी मिले थे, if you remember, जहाँ जनरल बाजवा भी मिले थे, जनरल बाजवा भी मिले थे, राहिल शरीफ आखिरी दिनों में गालिबन। साहब। देखिए, लेकिन कुछ फौज तो आपको मतलब क्या कान पकड़ कर तो नहीं आपको कह सकती ना कि जी चीजें बिठाई सकती है ना। बात यह है कि वो आपकी बातें सुनेगी फौज, ठीक है, मसाइल लोगों के सुनती है, फिर वो हुकूमत को कहती है कि देखिए हमारे काम करने के ये काम नहीं है, हमारे काम कुछ और हैं, तो खुदा के लिए आप लोगों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अब वैसे ठीक है, आई एग्री कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने बहुत अच्छा ये स्टेप उठाया, ये जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के हवाले से, लेकिन बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इट्स नॉट देयर जॉब, इट्स नॉट देयर जॉब। ये हालात जो हैं हमारे सियासतदान पैदा कर देते हैं। अभी आपने कहा ना चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, हमें आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि जी मैंने जेल में रहते हुए इतनी इकोनॉमी पढ़ ली कि मुझे मालूम है कि मैं यूं $100 अरब यूं करके लेके ला सकता हूं। तो भाईजान ये 1.25 साल तो आप इनके साथ बैठे हुए थे, क्या 100 में से क्या $50 अरब या $10 अरब का भी मशवरा नहीं आप दे सके? तो बात आप करनी है चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, ये इनके साथ बैठ के चार्टर ऑफ इकोनॉमी कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी ने इकोनॉमी पे प्ले करना है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा पीपल्स पार्टी जो है वो जब कैंपेन में जाएगी ना इलेक्शन में, उसके एक ही बात होगी, वो कहेंगे कि जी कोई इकोनॉमिक मिनिस्ट्री हमारे पास नहीं थी, कोई फाइनेंशियल मिनिस्ट्री हमारे पास नहीं थी, जो एक मिनट एक जो हमारे पास मिनिस्ट्री थी फॉरेन मिनिस्ट्री, उसकी तारीफ प्राइम मिनिस्टर ने भी कर दी, और ये सुनाएंगे लोगों को कि जी देखिए IMF ऑन बोर्ड होने में क्योंकि ये एड़ियां रगड़ रहे थे, तो बिलावल भुट्टो जरदारी की मेहनत जो है वो रंग लेके आई कि IMF ऑन बोर्ड हुआ। हालांकि शहबाज शरीफ साहब ने अल्टीमेटली अखीरी कर दी थी IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पीछे भी, उनके बयान भी हैं और फिर फोन कर रहे हैं कि यार खुद जाने दो, खुदा के लिए छोड़ो। और उसकी वजह से फाइनेंस बिल जो प्रेजेंट हुआ था और जो फाइनल अप्रूव हुआ है वो उसमें कितना जमीन आसमान का फर्क आ गया। ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं करेंगे, उसकी वजह यह है कि आने वाले दिनों में हर पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन के टाइम में अपना एक एजेंडा लेके चलना है, और उसने कहना है कि ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये गुर्बत, इससे हमारे पास तो ठीक है। एहतिशाम साहब, आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी वजह मजबूत हुकूमत का ना होना है, इंस्टेबिलिटी भी है, बैसाखियों पर खड़ी हुकूमतें होती हैं, फैसले करना मुश्किल है, आपको लगता है ये भी एक बहुत सारी वजूहात में से ये भी एक वजह है? सोनिया देखें, जो इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं उसमें कोई बुराई नहीं होती, प्रोवाइडेड ये कि बाकायदा किसी एजेंडे के साथ गई हों। देखिए ना, कोलिशन पार्टनर जो है ना, अगर एक दूसरे को फैसिलिटेट करें इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग द कंट्री एज वेल एज अ कॉमन मैन, असल में होता ही है एजेंडे के साथ ही देखिए इसी तरह, लेकिन होता नहीं है। आमतौर पे ये होता है कि अगर का लफ्ज यूज कर रहा हूँ कि अगर ये जाए, देखिए ना सारी दुनिया में कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, काम भी करती है, फेलियर भी होता है, छोड़ के भी चली जाती, लेकिन सवाल यह है कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान में कामयाब नहीं होती। उसकी वजूहत है कि हर पार्टी का अपना सियासी मफाद है, उनका अपने लोगों को, जिसको कहते हैं आउट ऑफ द वे, जाके सियासी तौर पे, माली तौर पे फवायद देना होता है। वो भूल जाते हैं कि खजाना इसकी इजाजत देता है नहीं देता। वो भूल जाते हैं कि IMF की बड़ी कड़ी शराइत होती हैं, उसमें जाना है कि नहीं जाना। अभी आप देख लें, आपको याद है 2011 में जो $10 बिलियन का, $10.5 बिलियन का पीपल्स पार्टी का जो IMF के साथ प्रोग्राम था, वो आधा भी नहीं हुआ था तो ख़त्म हो गया था, इसलिए कि उन्होंने जो रिफॉर्म एजेंडा था या जो उन्होंने चीज़ें एग्री की हुई थी बजट में, वो पूरी नहीं की थी। अभी आप देख लें, ये भी उस लिहाज से देखा जाए तो ये तो हमें $3 बिलियन का एडिशनल मिल गया, अदरवाइज हमें जो $1.5-2 बिलियन मिलना था वो पहले जो प्रोग्राम में जो अपना जून में ख़त्म हो रहा है वो तो नहीं मिला ना। इसलिए नहीं मिला कि हमने पॉलिसी जिस तरीके से मिसस्टेप लिए और जिस तरीके से जो वायलेशन की, जो आपने तय किया था बजट में, पूरा नहीं किया। और जाते जाते कासिम के अब्बा ने जो हिट लगाई थी, आपने देखा बिजली की कीमत कम कर गए, पेट्रोल की कम कर गए, उसके बाद इनके लिए इनको भुगतना पड़ा। देखिए से फोन करवाया तो दोनों उससे ज्यादा प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर्स को, उससे ज्यादा क्रिमिनल बात निकल भी गए बीच में से, मैं वही FIR और वो बड़े मजे से निकल भी गए, उनको कोई नहीं पूछ रहा कि भाई आपने इतना बड़ा। मैं नाम नहीं ले सकता कि किस बंदे ने उसको वहां से निकाला था, ठीक है ना, बस छोड़ दे इस बात, कान में बता दीजिए। हाँ, बता दूंगा किस बंदे ने कहा था, अदरवाइज बड़ा पक्का उनके ऊपर केस बनता था। और वैसे उन्होंने बहुत गलत काम किया था। ये सोनिया देखें, ये दुश्मनियां, ये मुल्क को आप पीछे करके तो आप सियासी मफादात के लिए काम कर रहे थे, सियासत नहीं करनी चाहिए। बहरहाल इसी पॉइंट पर नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मजीद अहम इश्यूज पर भी बात होगी। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। अब जरा बात कर लेते हैं नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक। एहतशाम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हो रही थी तो आपको याद होगा कि यही लोग जिन्होंने आज तरमीम की ये कहते थे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, ये काला कानून था, हमने इसको चेंज करना था। फिर गवर्नमेंट में आते हैं, उसको चेंज करते हैं। अब दोबारा से अपने कानून को रिवर्स कर लिया गया। आपको लगता है कि ये पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट आप इसको कहेंगे, या जाहिर है जिस तरह से बात हो रही है कि शायद इमरान खान साहब को या चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने की वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है? सोनिया, 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लंदन में हुआ था मरहुमा बेनज़ीर के दरमियान और नवाज साहब के दरमियान, उस वक्त यही तय किया गया था कि हमने बहुत गलतियां की हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमने सिक्योरिटी के इदारों से हाथ मिलाया, जिसका हमें बहुत नुकसान हुआ। आज के बाद हम ये नहीं करेंगे। देखिए, अब याद तो ये है कि वो दोस्त का दोस्त और वो दुश्मन का दुश्मन वाली जो बात आती है, इनको लग रहा है बड़ा वाज़ेह तौर पे कि जी एक पीटीआई हमारी मुश्तरका दुश्मन थी, उसको उठाने के लिए किया गया। अभी जो पीटीआई, माजरत के साथ पीटीआई ने भी यही काम किया था। ज़मीर, आपको याद है उन्होंने नैब लॉ में जिस अंदाज से तब्दीलियाँ की थी, वो हर बंदे को गिरफ्तार कराने के लिए उन्होंने काम किया था। इन्होंने क्या किया, ये 13 माह की हुकूमत है, इन्होंने सारे नैब के लॉ में से जहर निकाल के अपने बंदों को छुड़वा लिया। ऐसा काम कर दिखाया नैब के लॉ में तरमीम, जो कभी भी किसी ने नहीं की। अब इन्होंने कहा कि जी ये तो गलती हो गई, हमने ही तो गलत काम किया है। उसमें तो अब क्या कहते हैं, कासिम के अब्बा फंसते थे अगर वो तब्दीली ना की जाती नैब लॉ में। बहरहाल अब ये बड़ा वाज़ेह तौर पे सोनिया पता चल रहा है कि एक आदमी को टारगेट करने के लिए, उसकी पार्टी को टारगेट करने के लिए, भले हमारे आजम नज़ीर तारड़ लॉ मिनिस्टर हैं, वो कि नहीं जी नहीं, उनकी गिरफ्तारी होती तो हम बहुत पहले गिरफ्तार कर लेते। कल फिर किसी और की हुकूमत आई तो फिर देखें ये सीधा इसके लिए, और सोनिया ये कभी भी नहीं हुआ था। देखें ये बुनियादी हकूक के खिलाफ है, ये मामला अदालतों में भी जा सकता है। और देखें इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस पे शोर करेगी, सारे मामलात होंगे। अभी इंक्वायरी स्टेज पे ज़मीर कभी नहीं होता था कि चेयरमैन नैब को इजाज़त दी गई हो कि वो कि बंदे को गिरफ्तार कर सकते। अब वो अरेस्ट वारंट इशू करेगा। अब ये भी कभी नहीं हुआ था। एक तो आप देख लें 13 दिन से उन्होंने सीजन था, 30 दिन 14 दिन से 30 दिन किए। और ये भी कि जी जो बंदा नैब के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, अब देखें कासिम के अब्बा बकौल लोगों के नहीं है कोऑपरेट कर रहे, तो उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। मसला यह है कि यही लॉ सोनिया जो तब्दील किए जाएंगे, ये हुकूमत बदल जाएगी, फिर इनके लिए मुसीबत हो जाएगी, ये इनके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। और एक अहम बात और इंटरेस्टिंग ये भी है कि वादा माफ गवाह अगर कोई चीज छुपाने की कोशिश करेगी तो फिर उसकी मुआफी भी मनसूख हो जाएगी। एक ये, और दूसरा जो मेरे ख्याल में सोनिया इस्लाह की ज़मीन जो सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ है ना, वो पहली मरतबा क्या, पहले जिसको अंडू किया गया था दोबारा से इसको जारी कर दिया गया कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना वो मुल्ज़म पे डाल दिया गया, एक्यूज के ऊपर, कि भाई तुम साबित करोगे कि तुम बेगुनाह हो, वरना रियासत या जो भी मुकदमा लेके जाता है वो साबित करता है कि आपने ये काम किया। तो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस आदमी के लिए खुद सबूत लेके जाना। जो भी सबूत लेके जाएगा वो कहेंगे नाकाफी है, हम नहीं मानते ये सही। तो मेरा ख्याल है इस स्टेज पे ये कतई तौर पे करने की जरूरत नहीं थी। चैलेंज हो सकता है, नहीं सोचना, बदनामी का बायस जरूर बनेगा। और फिर कल यह हुकूमत बदलेगी तो यही लॉ उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, पीपल्स पार्टी और पीएमएल के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। साहब, आपको नहीं लगता कि तासुर मजीद मजबूत हो गए कि ये जो नैब है बेसिकली ये सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए, विक्टिमाइज करने के लिए ही है? कल जो पीटीआई कर रही थी आज ये लोग कर रहे हैं। मुझे एक स्टेटमेंट याद आ गई ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली। एक बहुत बड़े लीडर ने कहा था कि ये जो आप हमारे साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम ताकत में आएंगे तो हम तो बर्दाश्त कर सकते हैं, करते रहे हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आसिफ अली जरदारी, याद आया शाम साहब? बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी की ऑन द फ्लोर ऑफ और 12 मरतबा, एक दफा नहीं 12 मरतबा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मतलब जो है ना, देखिए उन्होंने हमेशा ये बोला है कि इसको नैब को खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद एक दफा मुझे याद है जब उनको पहली पेशी थी उनकी नैब में, तो उसके बाद वो मेरे प्रोग्राम में आए तो मुझे कहते ज़मीर साहब अगर मैं आपको वो 90 या पता नहीं 110 सवाल आपके सामने रखूं ना, तो आप किसी कॉमेडी प्ले के लिए आप बाकायदा स्क्रिप्ट देख सकते हैं कि वो इतना बड़ा कॉमेडी थी वो जो नैब के सवालात थे। अब बात यह है कि देखें, हमने ये भी देखा कि जब एक दफा कोशिश की प्रोबेबली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कि जी आप हमारा साथ दें, हम ये नैब को जो है तब्दील करते हैं, उस वक्त पीएमएलएन नहीं मानी, ठीक है। उसके बाद
PMLN की हुकूमत में 2016 में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2015 और प्रॉब्ली 2016 में दोबारा एक एफर्ट की गई कि तो उस वक्त दूसरे नहीं माने थे। 18वीं तरमीम में तो 2010 की बात है मेरे ख्याल में, 9 या 10 की, 9 बिल्कुल, तो उसमें कोशिश की गई। अब बात यह है कि आपने अभी तो कर भी दी थी ना एक इदारा नहीं, वो तो देखे ना टूथलेस बनाया था ना उसको, लेकिन अब फिर उसके दांत मजबूत कर दिए गए हैं। बात यह है कि ये अब इनको मालूम है ना कि जिसके खिलाफ सब कुछ होना है उसने शायद अब पावर में नहीं आना, हमने ही पावर में आना है, तो इसको जरा थोड़ा सा और उसके दांत मजबूत कर दो, तीखे कर दो, तो देखी जाएगी। और अगर मतलब आप दोनों में से एक नहीं आना है ना, अब हो सकता, अब ये तो नहीं हो सकता कि इसी तरह का कोलिशन जो है वो अगले 5 साल की चले, जिसपे शाम साहब कह रहे थे कि एक मिनिमम कॉमन एजेंडे पे आ जाते हैं। वो कॉमन एजेंडा आपको भी पता है कि कौन सेट किस तरह होता है। तो पॉइंट इज कि ये नैब का जो है ना, अभी जो अमेंडमेंट आई है जो ऑर्डिनेंस के तहत, इसका फायदा हर कोई उठाएगा, हर कोई उठाएगा फायदा। साहब हज पे गए हुए हैं, अब अपना चेयरमैन सजरानी साहब को रात को 2 बजे उठा के साइन करवा के ऑर्डिनेंस। वैसे इतनी उजलत में क्या जमीर साहब पड़ी हुई थी? वैसे अफवाहें थी कि वो पेश होंगे तो गिरफ्तार होंगे, गिरफ्तार भी नहीं हुए। नहीं, वो तो अभी नहीं करेंगे गिरफ्तार। अच्छा। अभी आप हौसला रखें, सब्र रखें। अच्छा, अभी कब नहीं करेंगे? होंगे। अभी देखें, चीजों को बहुत ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा केसेस को। ऐसे नहीं हो जाता कि आप गिरफ्तार कर लें उसको, क्योंकि कुछ थोड़े बहुत समझदार लोग बैठे हुए हैं हुकूमत में, उनको भी मालूम है कि जनाब इतनी उजलत में अगर आप ये चलें, ऑर्डिनेंस तो कर लिया, लेकिन इस उजलत में उनको अगर आप पकड़ेंगे तो शायद बैकलैश भी आ जाए। तो कुछ चीजों को, 2 चीजें हो रही है ना जमीर साहब। एक तरफ नवाज शरीफ साहब की वापसी का रास्ता साफ करने के लिए भी तरमीम हो रही है ना, तो ये आपको लगता है कि ये वो तो हो गई, हाँ, और वो भी और हो कुछ गई रह ना। गया ये करने को। मेरा सवाल ये है कि ये अब लेवल प्लेइंग फील्ड वो बैलेंस करने की कोशिश हो रही है। तो वो मोहतरमा मरीम से ये नवाज कर साहिबा रही ने है कहा था ना कि जब तक पलड़े भारी नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होगा, तो वो तो हो गया। कुछ और रह गया करने को। डार साहब आए थे, उन्होंने सबसे पहले आते ही जो लंदन से चले तो डॉलर को कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें मैं सीधा कर दूंगा। डॉलर की टांगे कांप रही थी यहाँ पे। डार साहब आए, डॉलर बड़ा रिलैक्स था। उसने पूछा डॉलर क्यों रिलैक्स है? उसने कहा जी डार साहब तो आए थे अपना घर छुड़वाने, जो सील हुआ था, जो अकाउंट सीज हुए थे उनको फ्रीज हुए थे, उनको खुलवाने के लिए आए थे। वो 50-60 करोड़ रुपए थे जी उनके अकाउंट्स में, कुछ इतना। तो वो कराने आए थे। तो डॉलर बड़े मजे में कहता है, डरा रहे थे। फिर IMF, वो मैंने 26 साल देखे हैं, तो वो भी जनाब कितना टाइम लग गया डार साहब को। वरना तो आते ही वो कहते थे कि मेरे बाएं हाथ की गेम है IMF को मैंने 26 साल झीला हुआ है, मैं 25-26 साल से हैंडल करना जानता हूँ। तो बात ये है कि नहीं, आपने कहा ना कि मियां नवाज शरीफ साहब, उनका तो वो खत्म हो गया ना कि 5 साल की सिर्फ नाअहली हो गई ना, लाइफ टाइम नाअहली, और कुछ रह गया। कुछ रह गया पूरी में हो गई ना। एक और चीज जो नैब ला के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे उनको कहें कि 13 जुलाई को आए, जो एक दफा पहले भी 13 जुलाई को आए थे। देखें ये नैब याद है 13 जुलाई को आए थे, और छोटा भाई रिसीव करने जाना था, एयरपोर्ट पहुंचना था उन्होंने। 4 घंटे लगे। नहीं भाई, वो रास्ता ही बदल गया, पहुंचे ही नहीं। वो था ही नहीं ना। अच्छा देखिए, नैब लॉ में एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है सोनिया, इस वक्त जो है ना, अभी जो खबरें आ रही हैं, जो अंदर की इतलात आ रही हैं, वो ये है कि जो गिरफ्तारी की बात हो रही है, कासिम के अब्बा की गिरफ्तारी की बात हो रही है, उसमें वो कहते हैं कि जी अभी फैसला नहीं हो पा रहा कि किस वक्त किया जाए, क्योंकि उनका ख्याल है कि जी 16 सितंबर से पहले अगर हम गिरफ्तार करते हैं तो बंदियाल साहब 16 सितंबर तक हैं। उनका ख्याल है कि जी वहां से उनकी जमानत हो जाएगी, लिहाजा ना किया जाए। अब इंतजार कर रहे हैं कि जी उसके बाद आप काजी साहब आएंगे। आपका ख्याल है कि ये उमर था बंदियाल साहब ने जो जब हुए थे, ये जो भी चेयरमैन PTI साहब अरेस्ट हुए थे, ये उन्होंने अपनी स्वीट विल पे कहा कि जी बुलाए, शायद उनको भी कहा हो कि भाईजान हालात बहुत खराब हो रहे हैं, जब बुलाएं जल्दी अदालत में और इनको बेल दें, रिलीफ दें। देखिए आप भी कमाल करते हैं, हटते भी नहीं। अब उमर था बंदियाल से होप्स इनको भी पता नहीं रही इतनी। देखो अगर आप मुझसे ये मत कहलवाएं कि इस मुल्क में फ्री एजेंट है, कोई फ्री एजेंट नहीं है। ये तो फिर ये 16 सितंबर और 16 सितंबर, व्हेन समथिंग हैज टू बी डन इट विल बी डन। जमीर 130 ममालिक में हमारा अदालती निजाम 124वें नंबर पे, ऐसे तो नहीं है ना। चलिए इस बात को छोड़ देते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चलिए। बहरहाल ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा एहतशाम साहब, ये नवाज शरीफ को वापस आने में क्या चीज रोक रही है? अब तो उनके भाई की हुकूमत है, फिर उनके लिए हर तरफ से बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि विन विन सिचुएशन है, रुकावटें भी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही हैं। देखो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन जब तक फैसला नहीं हो जाता वो नहीं आएंगे। फिर कुछ लोग कहते हैं वो भी 16 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं कि जी
चीफ साहब जाएं तो उसके बाद आएं। अच्छा, मेरा अपना ख्याल है सोनिया के उनके आने में तो जो कल एक बात बड़ी वाज़े तौर पे की गई, जो बिलावल भुट्टो जरदारी चाह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब कंटिन्यू करें, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट भी यही चाहती है, लेकिन इसहाक डार साहब ने ये कह के मेरा ख्याल है मामलात ख़राब कर दिए कि जी नवाज शरीफ साहब आएंगे और चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। Yes. तो ये बड़ा वाज़े तौर पे लग रहा है कि जी पसंद नापसंद किसकी देखी जाएगी। ठीक है, छोटे भाई रेजिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन ख्वाहिश तो उनकी है कंटिन्यू करें, और पीपल्स पार्टी यही चाहती है। देखिए आएंगे जब उनके, अभी देखें ना जो कमेटी बनी है, उन्होंने कहते हैं 90% काम कर लिया, जो हेडेड बाय लॉ मिनिस्टर है, क्या कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी। आएंगे भी तो वो अगर फर्ज करें एब्सकॉन्डर हैं, उनको आके गिरफ्तारी देने भी पड़ी तो अपने किसी घर में नज़रबंद हो जाएंगे, मतलब उनकी मुश्किलात खत्म होगी। मेरे ख्याल में सोनिया, असल सवाल ये है कि इलेक्शन होने कि नहीं होने। बज़ाहिर लगता है कि इलेक्शन अब होने जा रहे हैं और ये नवंबर में होंगे, और वो जो इलेक्शन कमीशन की कहानी है कि जी डिलिमिटेशन इसको मार्च तक ले जाएं, वो देखने वाली बात है। और दूसरी बात है ज़मीर के, अगर इलेक्शन होने हैं तो किस तरह के होने हैं। आए इलेक्शन कराची के मेयर की तरह इलेक्शन तो नहीं होंगे कि 193 वाले हार गए 173 वाले जीत गए, ये एक अहम सवाल है। हाँ, और एहतजाम साहब हर इलेक्शन के बाद धांधली का शोर तो ये तो डेफिनेटली है ना। अच्छा जमीर साहब, नवाज शरीफ 14 अगस्त को आ रहे हैं, ये कह रहे हैं जनाब वजीर खजाना इसहाक डार साहब, और 13 अगस्त को कौमी असम्बली की मुद्दत खत्म हो रही है, आपको वापस आकर कैंपेन लीड करते नजर आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब? वैसे तो उनको 13 जुलाई को आ जाना चाहिए, हिस्ट्री शुड रिपीट इटसेल्फ। अच्छा, जब वो 2018 में 13 जुलाई डेट थी, करेक्ट मी इफ आई एम वो कोई रॉन्ग। अच्छा अब एक्सपीरियंस लोग आ और- जाएंगे और- बात को आ जाएंगे सर, अब उस वो वक्त- हालात नहीं है। सर उस वक्त भी तो केयर टेकर सेटअप था ना, कोई किसी की हुकूमत थोड़ी थी। नहीं तो तकड़ा मुखालिफ सामने नहीं था ना। चले सर जी, अभी देख क्या लेंगे। तगड़ा बात रह ये है गया कि वैसे? अभी सोनिया आपने बोला कि जी अभी तो उनके भाई की हुकूमत 10 अप्रैल 2022 से है। हाँ, हौसला नहीं पड़ रहा, वो कहते हैं दूध का जला, क्या कहते हैं जी, पूरा फूंक फूंक के कदम फूंक के उठाता कदम है। रखते हैं। तो नहीं, पता नहीं वो भी फूंक जो फूंक भी के है, पीता है, जो भी है। हाँ, जो भी है। तो वो जो है ना, मेरा ख्याल में अभी वो घबराए हुए हैं। और दूसरा ये कि जो विद इन PMLN कहानी है ना, वो तो मैं श्याम साहब को याद होगा, श्याम साहब मैं कितने जमाने से कह रहा हूँ कि भाई भतीजी और बेटे में मसला, यानी कि शहबाज शरीफ साहब के बेटे और भतीजी मरियम नवाज हमजा और साहब, शहबाज में। हमजा। तो बात ये है कि ये इतनी आसान नहीं है। अब कह देना, अब एक पूरा एक ग्रुप है जो कि मियां शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन इस पूरे अरसे में एक चीज की गई, मिफ्ता इस्माइल साहब को ये जो सब कुछ इसहाक डार साहब ने किया, कि क्या ये मिफ्ता इस्माइल नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना। बल्कि क्यों बड़े नहीं तो करने इधराक हो रहा है दिए? अभी ना, क्यों नहीं जो करने सही दिए? कह रहे थे। क्यों Unpopular नहीं gold decision करने उन्होंने दिए? किए। क्यों नहीं करने दिए गए? बात ये थी कि जी छोटे भाई साहब को उसको बताना direct था tweets होते थे। कि मियां शहबाज शरीफ साहब को ये इनडायरेक्टली मैसेज देना था कि भाईजान आप अभी प्राइम मिनिस्टर मटेरियल नहीं है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर शरीफ खानदान में प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, या तो वो सिर्फ मैं ही हूं, मियां नवाज शरीफ साहब, या फिर मेरी बेटी, मेरी साहबजादी होंगी। मरियम तो आप कह अभी चुकी है पंजाब- जलसों में कि तो सारे जी, फैसले उधर होते हैं। ठीक है ना, तो वही बात है ना। तो वो जो है ना, ये भी एक कहानी है। अब देखते हैं कि किस तरह क्या चीजें किस तरह अनफोल्ड होती हैं। वो अंग्रेजी का कहते हैं, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप, लेट द टाइम कम एंड देन वी विल सी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब को अब तो खैर इतने कोई स्वेयर किस्म की सिचुएशन भी नहीं है। हाँ। आएंगे, जैसे नाइली श्याम भी साहब ने खत्म कहा कि हाउस अरेस्ट हो जाएंगे, जाएंगे 2-3 पेशियों में, हाँ, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएंगी मामला, चीजें, हाँ। केस चल पड़ेंगे। लेकिन बात यह है कि अभी भी एक फियर है। अच्छा, वो फियर क्या है कि एक वोट बैंक अभी तक कम नहीं हो रहा। तो वो जो है ना, वो बड़ा खौफनाक है, क्योंकि एक लीडर ने कहा था कि मियां नवाज शरीफ आए तो मैं उसको एयरपोर्ट रिसीव करने जाऊंगा। लेकिन एक बात हो रही है, तो वो अब तो खैर एक निकल बात नहीं हो रही है सकेगा। कि अगर बात ये है, इमरान बात खान ये है- अपने नवाज शरीफ साहब अगर जमीर नहीं ना आते तो कोई और कैंपेन लीड करता है तो फिर मामलात खराब हैं। ठीक सर, है, ना, ये ठीक है, कहा जा रहा है ठीक कि है। नवाज शरीफ अगर साहब इलेक्शन लीड में करेंगे जीतना है तो आप ये तो कह बेहतर रहे हैं सूरत कि हाल नवाज होगी। शरीफ साहब जी। आए और कैंपेन को लीड करें, तो वो या तो- बेटर पोजीशन में अगर जाते हैं। बहरहाल चल। वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।